नमस्कार बच्चों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, हमने कल अध्याय नंबर 12 की शुरुआत की है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके अनुप्रयोग। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि हमने जो है बीटी कपास या बीटी कॉटन जो है टॉपिक लास्ट में छोड़ा था। मैंने कुछ जानकारी आप लोगों को इसके बारे में दी थी, तो उसके बाद का मैटर जो है हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आपकी परीक्षा के दिन बहुत ही कम रहे हैं। 3 मार्च से आपकी परीक्षाएं की जो है शुरुआत होने वाली है, तो आप लोग मेहनत करते रहिए, अपनी पढ़ाई को धार देते रहें। ठीक है, जिस प्रकार से आप लोग जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ही आपका परीक्षा परिणाम जो है वो शानदार रहेगा। तो प्यारे बच्चों, अपने जो माता पिता हैं उनके सपनों पे खरे उतरें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जो है वो बनाए रखें। समय ना लेते हुए हम लोग बीटी कॉटन को शुरुआत करते हैं। जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बीटी कॉटन में कल मैंने बताया था ये जीएमओ द्वारा जो है बनाई गई है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और जो एक अगर बात करें तो बीटी जीन या फिर क्राइजीन जिसे हमने बोला था, उसको स्थानांतरित करके कपास के अंदर इस प्रकार की कपास का उत्पादन किया गया है। और जो बीटी जीन अगर बात करें तो वो जीन किससे प्राप्त की गई है, उसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो वो किससे प्राप्त की गई है प्यारे बच्चों, बेसिलस थुरिजेंसियस नामक जीवाणु से उसे प्राप्त किया गया है, और इसीलिए उसका नाम हमने बीटी जो है वो रख दिया था। इसके बाद में मैंने बताया था कि ये जो है इसकी अगर बात करें, बीटी कपास का उत्पादन किया गया था। अब इस जीन के द्वारा क्या किया जाता है, एक प्रोटीन स्रावित की जाती है। हमने इस जीन को कपास के अंदर डाल दिया, जिससे बीटी कॉटन या फिर बीटी कपास जो है वो तैयार हो गई। तो प्यारे बच्चों, इससे फिर क्या होगा, उस कपास के अंदर क्या होगा, एक प्रोटीन का स्राव होगा। उस प्रोटीन को बोला जाता है क्राई प्रोटीन। हम लोग क्या बोलेंगे, क्राई प्रोटीन जो है वो उस प्रोटीन को बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, क्राई प्रोटीन जो है वो उसको बोलेंगे। प्यारे बच्चों, क्राई प्रोटीन से फिर क्या होगा, ये बात मैंने आपको कल भी बताया था। क्राई प्रोटीन क्या करेगा, जब कोई भी कीट इस बीटी कॉटन की पत्तियों को खाने का प्रयास करेगा तो ये प्रोटीन उस कीट के शरीर में चली जाती है और उसके हार नाल को प्रभावित करती है। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है, क्या होती है, जो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है उसको क्या करता है, डैमेज करता है, उसमें छिद्र कर देता है, जिसके कारण उस कीट की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है, और जो कपास है वो बिल्कुल क्या रहती है, सुरक्षित रहती है। चलो देखते हैं अगले पेज पे क्या आपको लिखवाया हुआ है, उसकी हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, आपको जैसा दिख रहा है कि क्राई प्रोटीन कीट के हार्नाल में छिद्र कर देता है, जिससे कीट की क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, मृत्यु हो जाती है। कीट की क्या हो जाती है, मृत्यु जो है वो हो जाती है। ये क्राई प्रोटीन कई प्रकार की होती है, और यहाँ से अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वहाँ से प्रश्न आपके बनता है, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो बनता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रश्न अब बनेगा उसको आपको थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, जो प्रश्न है वो क्या बनने वाला है कि क्राई प्रोटीन कई प्रकार की होती है, और आपकी बुक में 2 नाम दिए हुए हैं, दोनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो क्राई फर्स्ट AC और एक दे रखा है क्राई सेकंड AB। प्यारे बच्चों, दोनों ही आपको ध्यान में रखने हैं। क्राई प्रोटीन कई प्रकार की होती है, जैसे 2 प्रकार आपके दिए हुए हैं, क्राई फर्स्ट AC, क्राई सेकंड AB। क्राई फर्स्ट AC व क्राई सेकंड AB द्वारा कपास की सुरक्षा की जाती है, और यही उस कीट के हार्नाल में जाकर उसको क्या कर देते हैं, मार देते हैं, उसके हार्नाल में छेद कर देते हैं, जिससे कीट मर जाता है और कपास को कोई हानि नहीं होती है। तो प्यारे बच्चों, तो हमें तो इस पर ही ध्यान देना है। अब इन दोनों के कार्यों की बात कर लेते हैं हम लोग कि इनके जो कार्य होते हैं, क्राई फर्स्ट AC और दोनों के द्वारा कपास की सुरक्षा की जाती है, लेकिन क्राई सेकंड AB ये मक्का भेदक भी होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों, मक्का भेदक भी होती है। क्या होती है,
मक्का भेदक भी होती है प्रति, जो मक्का को भेदने वाले कीट होते हैं उनको भी क्या करती है, ये मार देती है। तो ये था हमारा बीटी कॉटन, जो परीक्षा की दृष्टि से 100% महत्वपूर्ण टॉपिक आपका रहेगा। इसके बाद में आगे चलते हैं प्यारे बच्चों अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक आपका जैसा आपको दिख रहा है कौन सा है, पीड़क प्रतिरोधी किस्म। कौन सा टॉपिक है आपका, पीड़क प्रतिरोधी किस्म। ठीक है, पीड़क प्रतिरोधी किस्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो तंबाकू में पीड़कों के प्रति सॉरी बच्चों, तो देखिए पीड़क प्रतिरोधी किस्म की हम लोग बात करते हैं। पीड़क प्रतिरोधी किस्म क्या होंगी, पहले तो इस शब्द को ही समझिए। पीड़क प्रतिरोधी किस्म कि फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों का उन पर कोई असर ना हो, ऐसी किस्मों को हम लोग क्या बोलेंगे, पीड़क प्रतिरोधी किस्म बोलेंगे। पीड़कों का उन किस्मों पर कोई प्रभाव ना पड़ता हो तो उनको हम पीड़क प्रतिरोधी किस्म जो है वो नाम लेकर बुलाएंगे। ओके बच्चों, तंबाकू में पीड़कों के प्रति प्रतिरोधी किस्म बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार की गई हैं। इस नाम को थोड़ा सा सही कर लेना, गलती से लिखा गया बायोटेक्नोलॉजी, लिखा गया टेक्नोलॉजी है। ओके, के द्वारा क्या है, तैयार की गई है। तंबाकू को मिल्वाडेगाइन इनकोगनेसिया सूत्रकृमि जो है वो संक्रमित करता है। देखिए छोटी छोटी बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, फैक्ट्स हैं, सब आपको याद रखने पड़ेंगे। तंबाकू को कौन सा सूत्रकृमि जो है वो संक्रमित करता है, तो मिल्वाडेगाइन इनकोगनेसिया नामक जो है सूत्रकृमि संक्रमित करता है, जिसके कारण होगा क्या, तंबाकू के उत्पादन में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। प्यारे बच्चों, अगर कोई भी कीट अगर उसको कोई भी फसल को अगर संक्रमित करता है तो सीधी सी बात है उसके उत्पादन में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। इस सूत्रकृमि से तंबाकू को बचाने के लिए एक तकनीक अपनाई गई, एक विधि अपनाई गई और उस विधि का नाम था आरएनए अंतरक्षेप। क्या नाम था प्यारे बच्चों, अंडरलाइन करता हूं मैं अभी, एक मिनट अंडरलाइन करता हूं। देखिए आप लोग, क्या नाम था उस विधि का, आरएनए अंतरक्षेप विधि, जिसमें क्या किया जाएगा, जो तंबाकू है वो किससे संक्रमित हो गई है, मिल्वाडेगाइन इनकोगनेसिया नामक सूत्रकृमि से वो क्या हो गई है, संक्रमित हो गई है। फिर अब इसको बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, तो प्यारे बच्चों इसको बचाने के लिए एक टेक्निक अपनाई गई, एक विधि बनाई, एक मेथड तैयार किया गया जिसे हम लोग आरएनए अंतरक्षेप विधि बोलेंगे। फिर बात आती है कि ये विधि होती क्या है, आरएनए अंतरक्षेप विधि क्या होगी, तो उसकी अब हम लोग बात करेंगे। देखो क्या होती है इस विधि में एग्रोबैक्टीरियम का टीडीएनए निकालकर, जो एग्रोबैक्टीरियम है उसका हम टीडीएनए निकालेंगे और सूत्रकृमि के आरएनए के साथ जोड़ देंगे। प्यारे बच्चों, हमने टीडीएनए निकाला, ठीक है, और बाद में क्या कर रहे हैं, जो मिल्वाडेगाइन इनकोगनेसिया है उसके किसके साथ जोड़ देंगे, उसके जो है आरएनए के साथ जोड़ देते हैं। उसके आरएनए के साथ राइबोज न्यूक्लिक अम्ल है उसके साथ जोड़ देते हैं, किसको, टीडीएनए को। और ऐसे जो तैयार होता है, जो आरएनए तैयार होता है, उस आरएनए को हम लोग नाम क्या देंगे, अंतरक्षेप आरएनए कहेंगे। उस ऐसे आरएनए को क्या बोलेंगे, अंतरक्षेप आरएनए बोलेंगे या अंतरोप आरएनए बोलेंगे। जो एग्रोबैक्टीरियम के टीडीएनए के साथ मिलकर बनता है उसको हम लोग अंतरक्षेप आरएनए बोलेंगे। जब यह सूत्रकृमि तंबाकू को संक्रमित करता है तो अंतरोप आरएनए इस सूत्रकृमि में एमआरएनए को निष्क्रिय कर देता है। अब देखिए आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि एमआरएनए क्या होता है, मैसेंजर आरएनए, दूत आरएनए, ठीक है। एमआरएनए किससे बनता है, जो ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है, डीएनए से एमआरएनए तैयार होता है और एमआरएनए से फिर प्रोटीन तैयार होती है, जिसे हमने क्या बोला था, ट्रांसलेशन बोला था, या फिर स्थानांतरण आप लोग या अनुवादन आप लोग जो है वो बोल सकते हो। तो जैसे ही इसको मैं आपको एक बार रिपीट करूंगा फिर से, ये पूरी कहानी जो है इसकी जो आरएनए है, अंतरोप आरएनए है, वो इस सूत्रकृमि में एमआरएनए को निष्क्रिय कर देता है, जिसके कारण इनमें प्रोटीन निर्माण नहीं हो पाता। प्यारे बच्चों, मैसेंजर आरएनए के बिना प्रोटीन निर्माण नहीं हो सकता।
ऑफलाइन क्लासेज में मैंने अध्याय नंबर 6 में आपको 20 बार ये बात बताई थी कि किस प्रकार से mRNA से प्रोटीन निर्माण होता है, जिसे अनुवादन कहते हैं। जब mRNA निष्क्रिय हो जाएगा तो उसके अंदर प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाता और ये सूत्रकृमि उस प्रोटीन की कमी के कारण क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। फिर से इस पूरी कहानी को आप लोग 1 मिनट में समझिए। मैंने क्या कहा? मैंने कहा थोड़ा सा मैं ये बड़ा कर लेता हूँ, आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए, सिर्फ मेरे को ही देखते रहो, ठीक है। देखो मैंने आपको क्या कहा कि जो पीड़क प्रतिरोधी किस्म किस प्रकार से जो है वो तैयार की जाती है, उसकी हम लोग बात कर रहे थे। तम्बाकू जो है, तम्बाकू को एक मिल्वेडेगाइन इनकोग्नेसिया नामक सूत्रकृमि जो है वो संक्रमित करता है, जिससे उसके उत्पादन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो अब समस्या आ गई, उत्पादन में कमी हो रही है तो फिर जो व्यापार है वो ठप हो रहा है, तो उसके लिए क्या किया जाए, इस सूत्रकृमि के लिए क्या किया जाए। तब विद्वानों के दिमाग में एक विधि सूझी और उस विधि का नाम क्या है, RNA अंतरक्षेप या अंतरोप विधि। प्यारे बच्चों अब बात आती है कि RNA अंतरोप या अंतरक्षेप विधि होती क्या है। तो प्यारे बच्चों होगी क्या कि जो एग्रोबैक्टीरियम है उसका tDNA निकालेंगे, उस tDNA को इस सूत्रकृमि के RNA के साथ जोड़ देंगे, RNA के साथ जोड़ देंगे, जिससे एक RNA तैयार होगा जिसे हम लोग अंतरोप या अंतरक्षेप RNA कहेंगे। प्यारे बच्चों ये अंतरोप या अंतरक्षेप RNA क्या करेगा, इस सूत्रकृमि में mRNA को निष्क्रिय कर देगा और mRNA जब तक निष्क्रिय रहेगा तब तक क्या होगा कि प्रोटीन निर्माण नहीं हो पाएगा और प्रोटीन निर्माण नहीं होगा तो ये सूत्रकृमि क्या हो जाएगा, मर जाएगा। प्यारे बच्चों अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे वाले टॉपिक की, और आगे वाला टॉपिक आपके हैं चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी। प्यारे बच्चों सॉरी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं, आज का वीडियो तो हम पूरा कर लेंगे, ठीक है। थोड़ी सी खांसी वगैरह जो है वो हो रखी है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो ध्यान से कि मैंने आपको कल वाले पार्ट के अंदर कहा था कि हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, इसके अंदर हम लोग अनुप्रयोगी पढ़ेंगे। तो चिकित्सा के क्षेत्र में अब हमारा नया टॉपिक आया, जबकि हमने कृषि के क्षेत्र में इसको पढ़ लिया है कि किस प्रकार से जो बीटी कपास है उसको तैयार किया गया, किस प्रकार से पीड़क प्रतिरोधी किस्म जो है वो तैयार की गई, तो ये हमने पढ़ लिया। अब बात करेंगे कि किस प्रकार से मेडिकल लाइन के अंदर जो है वो बायोटेक्नोलॉजी काम आती है। प्यारे बच्चों चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के कई प्रयोग हैं, ठीक है, कई प्रकार से इसको उपयोग में लिया जाता है। सबसे पहला जो आपके दे रखा है वो दे रखा है आनुवांशिक रूपांतरित इंसुलिन। बस प्रश्न सीधा सा आता है कि आनुवांशिक रूपांतरित इंसुलिन क्या होती है। तो प्यारे बच्चों बहुत ही शानदार टॉपिक है, आपको एक एक बात इसकी समझनी है, एक एक बात हमें इनकी समझनी है। तो आनुवांशिक रूपांतरित इंसुलिन क्या होगी। सबसे पहले तो मैं आपको इंसुलिन के बारे में बता देता हूँ। आप लोगों ने इंसुलिन जो है वो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनके अंदर अग्नाशय ग्रंथि पड़ा होगा। अग्नाशय ग्रंथि द्वारा जो अग्नाशय ग्रंथि होती है वो मिश्रित ग्रंथि होती हैं, और जिसे पैंक्रेयास ग्लैंड भी बोलते हैं, लैंगरहैंस के द्वीप भी बोला जाता है, जिसमें जो है 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, बीटा, अल्फा और गामा, ठीक है। उनके द्वारा तीनों के द्वारा जो है एक के द्वारा ग्लूकेगॉन, एक के द्वारा जो इंसुलिन हार्मोन है वो स्रावित किया जाता है, एक के द्वारा जो है एक हार्मोन और होता है स्ट्रेप्टोकाइनिन होता है, इस नाम का एक हार्मोन और होता है, अभी मुझे पूरा जो है वो याद नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब है इंसुलिन आपने पहले नाम सुना है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं आनुवांशिक रूपांतरित इंसुलिन, GMI, ठीक है ना। आनुवांशिक रूपांतरित जीव हमने पढ़ लिया, ये है आनुवांशिक रूपांतरित इंसुलिन। तो कृत्रिम रूप से तैयार की गई, ये देखिए कृत्रिम रूप से तैयार किए गए इंसुलिन को होमुलिन बोलेंगे। ये प्रश्न भी कई बार आ गया कि होमुलिन से आप लोग क्या समझते हैं, होमुलिन से आप लोग क्या समझते हैं, यही लिखा है मैंने, होमुलिन से आप लोग जो है वो क्या समझते हैं। तो प्यारे बच्चों बात करते हैं कि तो मैंने आपको एक बात क्या बताई कि कृत्रिम रूप से तैयार की गई, आर्टिफिशियल
रूप से तैयार की गई इंसुलिन को हम लोग क्या बोलेंगे, हुमुलिन बोलेंगे। और इस इंसुलिन का उत्पाद जो है वो ई कोलाई जीवाणु द्वारा द्वारा किया जाता है। इसका निर्माण जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, ई कोलाई जीवाणु द्वारा किया जाता है। कि ई कोलाई इस्चेरेशिया जो कोलाई जीवाणु है, इसके प्लाज्मिड के साथ इंसुलिन उत्पन्न करने वाली जीन को जोड़कर पुनर्योगज डीएनए बनाया गया और जो प्रपोषी कोशिका में इंसुलिन का क्या करता है, उत्पादन करता है। ठीक है, किसमें, होस्ट कोशिका जो होती है, होस्ट सेल या प्रपोषी कोशिका होती है, उसमें इंसुलिन का क्या करता है, उत्पादन करता है। कृत्रिम इंसुलिन का उत्पादन जो है वो अमेरिका की एली लिली कंपनी द्वारा किया गया। सर्वप्रथम अगर हम लोग बात करें तो अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है एली लिली कंपनी के द्वारा इसका उत्पादन जो है, आर्टिफिशियल जो इंसुलिन है, इसका उत्पादन किया गया है। इंसुलिन की अगर हम लोग बात करें तो इंसुलिन पूर्व रूप जो अपरिपक्व होता है। देखिए, इंसुलिन के अंदर 3 प्रकार की पेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। अगर हम पूर्व रूप की बात करें तो वो अपरिपक्व होती है, उस इंसुलिन को हम लोग प्राक इंसुलिन बोलेंगे। और प्राक इंसुलिन में पेप्टाइड ए व पेप्टाइड बी श्रृंखला के अलावा एक अन्य श्रृंखला भी पाई जाती है, जिसे हम पेप्टाइड सी कहते हैं, पेप्टाइड श्रृंखला सी कहते हैं। तो प्राक इंसुलिन के अंदर पेप्टाइड श्रृंखला ए भी होगी, बी भी होगी और सी भी होगी। ठीक है, अब हमें इससे कृत्रिम इंसुलिन तैयार करनी है, विकसित या फिर परिपक्व इंसुलिन तैयार करनी है, तो सी श्रृंखला हट जाएगी। जब जिस इंसुलिन के अंदर पेप्टाइड श्रृंखला ए और पेप्टाइड श्रृंखला बी अगर रहती है तो वो तो परिपक्व इंसुलिन हो जाएगी। जब सी जुड़ जाती है तो सी पहले होती है, उसके हटने से ये तैयार होती है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी आप लोगों के पास इसके नोट्स भी होंगे। ये देखिए, इस प्रकार से यहाँ दे रखा है स्पष्ट रूप से। प्राक इंसुलिन से परिपक्व इंसुलिन को हुमुलिन कहते हैं और इस परिपक्व इंसुलिन में ए व बी पेप्टाइड श्रृंखला ही पाई जाती है तथा इसमें सी पेप्टाइड श्रृंखला का अभाव होता है। और ए व बी पेप्टाइड श्रृंखला डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कौन से बंध द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं? डाइसल्फाइड जो बॉन्ड होता है उसके द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं। अब हम लोग संरचना देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि ये प्राक इंसुलिन थी, ठीक है, जिसमें ए श्रृंखला भी है। मैंने तीनों को अलग अलग दिखाया है, बी भी है और सी भी है। तीनों पेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं प्यारे बच्चों। अब जब ये प्राक इंसुलिन दर्शा रखा है, अब क्या होगा कि इससे जो पेप्टाइड श्रृंखला ए, पेप्टाइड बी, ये डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ जाएंगी और ये सी जो है वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो अलग होने पर प्यारे बच्चों जो बनेगी, जो बनकर हमारे सामने आएगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो है आपकी हुमुलिन बोलेंगे। उसको परिपक्व इंसुलिन कहा जाएगा। तो प्राक इंसुलिन से सी पेप्टाइड श्रृंखला का वियोजन जो है वो इस डायग्राम में आपको अच्छी तरह से दिख रहा है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आज का हमारा टॉपिक जो है वो मुख्य रूप से हमने बीटी कॉटन पढ़ा, इसके बाद में हमने पीड़क प्रतिरोधी किस्म पढ़ा, इसके बाद में हमने आनुवांशिक रूपांतरित इंसुलिन पढ़ा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।